बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी CHM 532508 लैब में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से रिलेटेड है, जिसका ऑब्जेक्ट है सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें भी आपको एक कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करना है। इससे पहले भी आप एक कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज कर चुके हैं और वो एक्सपेरिमेंट भी आपका डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो इसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका जो हमें डिस्कस करना है वो सिंथेसिस से रिलेटेड है। सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड होगा, और उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक कोबाल्ट की एनालिसिस और एक आपके लिगेंड नाइट्राइड की एनालिसिस होगी। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स। तो डिटेल में प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स का। जो कॉम्प्लेक्स आपको सिंथेसाइज करना है ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसी ज्योमेट्री है इसकी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, 4 प्लेन में होंगे और एक आपका अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन अरेंजमेंट होगी इसके अंदर आपकी तमाम लिगेंड्स की। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं आप क्या है? काउंटर आयन 3 पोटेशियम अगर लगे हुए हैं तो इसका मतलब कि +3 काउंटर चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो वो यकीनन -3 चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होगा, जिसकी वजह से 3 पोटेशियम है। तो इंटरनली अगर देखें तो नाइट्राइट -1 चार्ज के साथ है, मोनोडेंटेट लिगेंड -1 चार्ज के साथ, तो -6 चार्ज नाइट्राइट से आएगा। अब -6 में आप क्या ऐड करेंगे कि +3 हो जाए, -3 हो जाए +3। ठीक है, सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +3। IUPAC नेम बता सकते हैं आप इस कॉम्प्लेक्स का? पोटेशियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट। ठीक है, किस कलर का होता है ये? येलो कलर का पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है और सिंथेसिस इसकी एक्वस मीडियम में की जाती है। तो ड्यूरिंग सिंथेसिस इसके येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं इस तरीके के, और फिर उसे जब ड्राई करते हैं तो इस तरह का लेमन येलो पाउडर फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। ये कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स में भी यूज़ होता है, एज अ पिगमेंट इसे यूज़ किया जाता है। सो इसकी ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। अब हम इसकी सिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। तो सिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे? ठीक है, 3 मेन चीज़ें हैं यहाँ पे। एक आपका सेंट्रल मेटल है, उसके लिए आपको कोई रिएजेंट चाहिए होगा, लिगेंड नाइट्राइड के लिए कुछ चाहिए होगा, और एक आपको काउंटर आयन के लिए चाहिए होगा। तो 3 मेन रिएजेंट्स जो कि यहाँ पे यूज़ होंगे वो ये हैं। फर्स्ट वन क्या है? कोबाल्ट 2 क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है कि आपको क्या देगा? मेटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मेटलाइन सोर्स के लिए कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट यूज़ होगा। देन सेकंड क्या है? सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट किस लिए यूज़ होगा? या एज अ लिगेंड सोर्स प्रोवाइड करेगा। और थर्ड वन आपके पास क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या करेगा? आपको काउंटर आयन देगा। ठीक है, तो ये 3 तो मेन चीज़ें हो गई जो नज़र आ रहा है कि ये आपको मेटल मिल जाएगा, लिगेंड मिल जाएगा और काउंटर आयन मिल जाएगा। कोई और चीज़ इसके अलावा रिक्वायर्ड होनी चाहिए यहाँ पे? मेटल आपको 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए था प्रोडक्ट में या कॉम्प्लेक्स में, जबकि आप जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोबाल्ट 2। ठीक है, क्यों ले रहे हैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप कोबाल्ट 2 ले रहे हैं और आपको बनाना कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्स है तो आपको एक और रिएजेंट भी चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा जो कोबाल्ट 2 को कोबाल्ट 3 में कन्वर्ट कर दे। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक एडवांटेज ये है कि किसी एक्सटर्नल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपका लिगेंड है दैट इज़ सोडियम नाइट्राइट, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट के यहाँ पे 2 रोल हैं, एक वो एज अ लिगेंड बिहेव करेगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तो आपके मेन रिएजेंट्स हो गए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कोबाल्ट 2 क्यों लेंगे आप कोबाल्ट 3 के बजाय। आपको कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 3 चाहिए था लेकिन आप ले रहे हैं कोबाल्ट 2, तो वो क्यों ले रहे हैं? ये बात ऑलरेडी डिस्कस हुई है कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मेटल कॉम्प्लेक्स और मेटल सॉल्ट मस्ट बी सब्स्टिट्यूशन लेबाइल और थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, यानी वो हर लिहाज से रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक मटेरियल जो है वो रिएक्टिव है? तो स्टेबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होती है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बात भी डिस्कस हुई है कि थर्मोडायनामिक
स्टेबिलिटी ये इन पैरामीटर से रिलेटेड होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड होते हैं और इनकी वैल्यूज़ आपको बताती हैं कि आपका सब्सटेंस जो है वो कितना थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। काइनेटिक्स स्टेबिलिटी इन पैरामीटर से रिलेटेड होती है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी और रेट। ठीक है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ये इनर्टनेस या लेबाइलनेस की जो टर्म होती है वो काइनेटिक्स से ही रिलेटेड होती है और वो सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड होती है कि आपका रिएक्शन जो है वो स्लो होगा या फास्ट होगा। ठीक है, तो ये दो तरह की स्टेबिलिटीज़ होती हैं और फिर इसमें अगर आपको देखना हो कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है तो फिर कैसे पता चलता है? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और ये उस वक्त होता है जब उसकी डेल जी वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी कम हो, यानी नेगेटिव होती है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। उस सूरत में जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल कहलाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगी और अगर रिएक्टेंट के लिहाज से देखें तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट में फिर उसका रिवर्स होगा, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट के लिए फिर हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट जो है वो उसके मुकाबले में थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होगा। ठीक है, और इसी तरीके से इनर्टनेस या लेबाइलनेस को अगर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन की ज़्यादा होगी तो मीन्स कि उसका रेट स्लो होगा, वो रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो कि स्लो रिएक्शन दे रहा है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस इनर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इनर्ट होना या लेबाइल होना वो काइनेटिक्स से रिलेटेड है, जो इन पैरामीटर से रिलेटेड है, और आपका थर्मोडायनामिकली स्टेबल होना या अनस्टेबल होना इन चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये तो पैरामीटर्स हैं जो आपको बताते हैं, लेकिन अगर इनकी वैल्यूज़ अवेलेबल ना हो और आपको देखना हो कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल काइनेटिकली या थर्मोडायनामिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप क्या देख सकते हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं मेटल आयन की। ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं कि कोबाल्ट 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, कोबाल्ट 2 क्यों ले रहे हैं। तो कोबाल्ट 3 और कोबाल्ट 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस डी ऑर्बिटल में और कोबाल्ट 3 के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं डी ऑर्बिटल में, ये आपको मालूम है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है T2G और EG में। ठीक है, और फिर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो फिर हमें ये देखना होता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो इसी तरीके से फिर आपके दो केसेस आ सकते हैं कोबाल्ट 3 के, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में और एक वीक फील्ड के केस में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और यही चीज़ कोबाल्ट 2 के लिए भी इम्प्लीमेंट होगी कि इसके लिए भी दो केसेस होंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी और एक वीक फील्ड के लिए होगी। ठीक है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन T2G और EG ये एनर्जी डिफरेंस होता है, वीक फील्ड में ये डिफरेंस कम होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये डिफरेंस ज़्यादा होता है। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फिर डिफरेंट होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड में या वीक फील्ड में। वीक फील्ड में चूंकि डिस्टेंस कम होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें फिल होंगे तो उसमें क्या होता है कि वो पहले पांचों ऑर्बिटल्स में सिंगली फिल्ड होते हैं और उसके बाद फिर उनमें पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर कोबाल्ट 2 वीक फील्ड में फिल होने हैं तो वो इस तरीके से उनकी अरेंजमेंट होगी। ठीक है, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 2 के स्ट्रॉन्ग फील्ड में फिल होने हैं तो उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पहले वो सिंगली फिल्ड नहीं होते हैं पांचों ऑर्बिटल्स में, बल्कि पहले T2G फिल होता है, यानी पहले हाफ फिल्ड होते हैं इसमें, सिंगली ऑक्यूपाई होने के बाद T2G ही फिल होता है पूरा और उसके बाद फिर फर्दर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिर EG में जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड में होनी चाहिए। कोबाल्ट 3 वीक फील्ड में क्या होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले पांचों ऑर्बिटल्स में सिंगली फिल्ड होंगे और उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होना चाहिए कि पहले T2G फिल होगा फिर EG में जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बस ये यहाँ पर फिल हो गए। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सा केस थर्मोडायनामिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है और कौन सा केस काइनेटिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। कैसे?
कि अगर हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी देखनी है तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसमें अरेंज हुए हुए हैं, अगर वो सिंगली मतलब पार्शियली फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड हैं या कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हाफ फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स या फिर कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो सबसे स्टेबल केस होता है, और अगर पार्शियली फिल्ड होंगे तो वो वाला केस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो अब अगर कोबाल्ट 2 को देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वीक फील्ड में वो कैसी है, पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल केस है कोबाल्ट 2 का विद वीक फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अगर देखें तो ये भी पार्शियली फिल्ड है, तो ये भी थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। ये वाला केस कोबाल्ट 3 का वीक फील्ड के साथ ये भी पार्शियली फिल्ड है, ये भी थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। और ये वाला जो केस है कोबाल्ट 3 का स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, ये कम्प्लीटली फिल्ड है यहाँ से, ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल केस है। काइनेटिक स्टेबिलिटी को अगर देखें तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम ये कहते हैं कि अगर आपके ईजी ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है, पेयर ऑफ ऑर्बिटल ईजी, अगर उसके अंदर सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस सूरत में, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उसके अंदर, तो वो लेबाइल होगा। यानी ईजी में जब भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद होंगे तो वो लेबाइल हो सकता है, ठीक है। तो कोबाल्ट 2 वीक फील्ड को अगर देखें तो इसमें आपके पास इसको लेबाइल होना चाहिए। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड को भी लेबाइल होना चाहिए क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वाले केस को देखें कोबाल्ट 3 वीक फील्ड, इसको भी लेबाइल होना चाहिए काइनेटिकली, ठीक है। और इस केस में अगर कोबाल्ट 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ईजी में, इसका मतलब ये वाला केस काइनेटिकली इनर्ट है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कोबाल्ट 2 के जो दो केसेस थे, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों ही हर लिहाज से अनस्टेबल हैं, चाहे थर्मोडायनामिकली बात करें चाहे काइनेटिकली बात करें। कोबाल्ट 3 को अगर देखें तो कोबाल्ट 3 के केस में एक केस ऐसा है जो कि लेबाइल है और दूसरा केस बिल्कुल इनर्ट है, दोनों लिहाज से स्टेबल है। लेकिन ये वाला जो केस है ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि कोबाल्ट 3 के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस रिपोर्टेड हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ ही रिपोर्टेड हैं। सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स, इसका फ्लोरो का कॉम्प्लेक्स रिपोर्टेड है कोबाल्ट 3 का वीक फील्ड के साथ। इसके अलावा कॉमनली इसके जितने कॉम्प्लेक्सेस रिपोर्टेड हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ है। मतलब कोबाल्ट 3 जो है उसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के तौर पर ही बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कोबाल्ट 3 का ये केस है, यानी अगर आप कोबाल्ट 3 का सॉल्ट लेंगे तो उसमें आपका जो मटेरियल होगा वो थर्मोडायनामिकली, स्टार्टिंग मटेरियल थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा, काइनेटिकली इनर्ट होगा, ठीक है। जबकि कोबाल्ट 2 आप किसी भी केस में कंसिडर कर लें, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दोनों केसेस में वो रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसलिए फिर हमारी जो बेस्ट चॉइस होगी वो क्या होनी चाहिए, कोबाल्ट 3 के बजाय कोबाल्ट 2 का सॉल्ट जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ फिर आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से देखा जाता है कि स्टार्टिंग मटेरियल आपका रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, थर्मोडायनामिकली काइनेटिकली दोनों लिहाज से देखना पड़ता है। और अगर तो हमें जो है वो दोनों केसेस में रिएक्टिव मिल जाए तो वो बेस्ट कंडीशन होती है, लेकिन एटलीस्ट एक लिहाज से उसे रिएक्टिव ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये तो मेन मटेरियल्स थे, कोबाल्ट 2 को भी डिस्कस कर लिया। अब एक और रिएजेंट यहाँ पे यूज़ होता है, दैट इज़ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों यूज़ होता है, इसका मेन पर्पस तो ये है कि सिंथेसिस के दौरान एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो वो ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। लेकिन इसका एक और एडवांटेज ये है कि कोबाल्ट 2 के साथ मिलके ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है स्टार्ट में वाटर के मुकाबले में। वाटर थोड़ा इनर्ट होता कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एसिटिक एसिड के मुकाबले में, तो इसलिए फर्दर अगर एसिटिक एसिड से स्टार्ट लेंगे तो उस सूरत में जो फर्दर आपकी सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस होगा या कॉम्प्लेक्सेशन का प्रोसेस होगा वो इजी हो जाएगा एसिटिक एसिड के केस में। तो वो तो खैर एडिशनल एडवांटेज है, मेन जो एसिटिक एसिड का पर्पस है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है।
तो ये तो सब स्टार्टिंग मटेरियल से रिलेटेड बातें थी कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम इन स्टार्टिंग मटेरियल्स को किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे सिंथेसिस में, या कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे उनको देख लेते हैं। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है जिसमें कोबाल्ट 2 कन्वर्ट होता है कोबाल्ट 3 में थ्रू नाइट्राइट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी कि नाइट्राइट के यहाँ पे दो रोल हैं, वो एज अ लिगेंड भी बिहेव करता है और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। तो वो फर्स्ट स्टेप में ही कोबाल्ट 2 को कोबाल्ट 3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये जो प्रोटॉन्स हैं यानी एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है इसी के लिए एसिटिक एसिड लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोबाल्ट का जो सॉल्ट होता है कोबाल्ट फ्लोराइड उसको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर देते हैं और वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। अगर वाटर यूज़ करेंगे तो पिंक कलर आएगा, लेकिन जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है कोबाल्ट एसीटेट का वो रिलेटिवली मोर लेबाइल होता है। ये हमने सिर्फ कलर की बेसिस पे कहा है, और ये कैसे कलर की बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होगा या इनर्ट होगा रिलेटिवली, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस देख लेते हैं, मजीद कौन से रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो गैस प्रोड्यूस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये अनस्टेबल है। सेकेंड स्टेप में ये थ्रू एयर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है NO2 में। NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है, इसलिए ये रिएक्शन जो होता है सिंथेसिस का, खास तौर पे ये वाला स्टेप वेल वेंटिलेटेड एरिया में होना चाहिए। ठीक है, और उसे उस वक्त तक आगे प्रोसीड नहीं करते हैं जब तक कि तमाम रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए और जितनी गैस इवॉल्व होनी है वो इवॉल्व ना हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रॉपरली उसे वेंटिलेट करके या उसको रिमूव करके जितनी भी गैस है उसके बाद ही आप उसे अपने वर्किंग टेबल पे लेकर आते हैं और फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, उसमें उस सोल्यूशन में आप ऐड करते हैं सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, उससे क्या होता है, ये बन जाता है येलो कलर का सोल्यूशन होता है। ये कॉम्प्लेक्स ही है आपका हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, लेकिन बाहर उसके सोडियम मौजूद होता है अभी इस वक्त, जिसकी वजह से वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐड करते हैं, तो उससे सिर्फ एक चेंज आता है कि बाहर से जो सोडियम है वो पोटेशियम से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, आपका येलो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस थे जिनसे गुजरते हुए आपका कॉम्प्लेक्स जो डिजायर्ड कॉम्प्लेक्स है वो सिंथेसाइज हो जाता है। अब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स और पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स दोनों ही कोबाल्ट 2 के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, और कोबाल्ट 2 लेबाइल होता है, दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड हैं, एसीटेट है वाटर है, दोनों ही वीक होते हैं, लेकिन फिर भी ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली ज़्यादा लेबाइल है एज कम्पेयर टू पिंक। ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास दो सोल्यूशन है, ये पिंक वाला ये कोबाल्ट एक्ो कॉम्प्लेक्स का सोल्यूशन है, और एक आपके पास जो है वो कोबाल्ट एसीटेटो ब्लू सोल्यूशन है। कोई भी सब्सटेंस जो कलर शो कर रहा होता है वो एक्चुअली वो कलर होता है जो वो इमिट कर रहा होता है। ठीक है, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये आपको मालूम है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट रीजन्स होते हैं। एक विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन जो होता है वो इस सीक्वेंस में होता है जिसमें एक्चुअली कलर्ड रीजन होता है। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर की लाइट, ठीक है, उसके अंदर शामिल होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम में ये 7 डिफरेंट कलर्स की एनर्जी शामिल होती है। इसमें जो रेड एनर्जी का रीजन है और जो इससे आगे का की एनर्जी होती है यानी इंफ्रारेड रीजन इसके बाद होता है वो लो एनर्जी रीजन कहलाता है, और जो वायलेट कलर की एनर्जी है या जो इससे पहले का रीजन होता है वो यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन, वो हाई एनर्जी का रीजन होता है। तो अब जो कलर इमिट हो रहा है, जो कलर आपको किसी सब्सटेंस का नज़र आ रहा है इमिट होने वाला, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब होता है। तो वो जो एब्जॉर्बिंग कलर होता है वो आपको बता सकता है फील्ड। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को देखने के लिए अगर आप 7 कलर्स को देखेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसके मुकाबले में अगर आप सिर्फ प्राइमरी कलर्स को देख लें, ब्लू, रेड, येलो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, तो ये ईजी हो जाएगा समझना। फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस ब्लू कलर का है, ठीक है, तो ब्लू कलर का है अगर, तो एमिट कौन सा कलर कर रहा है, वो
ब्लू कलर ही इमिट कर रहा है। एब्जॉर्बिंग कलर कौन सा होगा? अगर ब्लू कलर एक सब्सटेंस इमिट कर रहा है तो रेड और येलो ये रिमेनिंग कलर हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर होंगे और ये एब्जॉर्बिंग होंगे। तो रेड और येलो मिलके क्या बनाते हैं? ऑरेंज। ठीक है, तो वो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑरेंज कलर कहाँ है? रेड के करीब है, मीन्स के लो एनर्जी की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्बिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर एब्जॉर्बिंग एनर्जी कम होगी तो यही एब्जॉर्बिंग एनर्जी एक्चुअली T2G और EG की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जिसकी ट्रांजिशन के बाद कलर नजर आता है। तो अगर एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम है तो T2G और EG में स्प्लिटिंग भी कम होगी। स्प्लिटिंग कम होने का क्या मतलब है? कि लिगेंड जो है वो वीकर फील्ड है। ठीक है, तो अगर वीक फील्ड है, वीकर है, तो मीन्स कि वो ज़्यादा लेबाइल है। इसके मुकाबले में अगर एक सब्सटेंस रेड है या पिंक है तो उसका एमिटिंग कलर क्या होगा? रेड होगा। एब्जॉर्बिंग कलर क्या होगा? ब्लू और येलो। ठीक है, ब्लू और येलो मिलके ग्रीन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एब्जॉर्बिंग एनर्जी क्या होगी? हायर होगी रेड के मुकाबले में। वो हायर एनर्जी की तरफ है ऑरेंज के मुकाबले में या रेड के मुकाबले में। ठीक है, तो वो अगर हायर एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी T2G और EG की, और वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फील्ड बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कलर्स को देखते हुए अगर आपको सिर्फ कलर के थ्रू बताना है कि आपका लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव कर रहा है या वीक फील्ड बिहेव कर रहा है या आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट है या लेबाइल है, तो वो आप इस तरीके से देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात फिर क्लियर हो गई होगी आपको कि किस तरीके से ब्लू वाला जो है वो लेबाइल है और पिंक वाला रिलेटिवली लेस लेबाइल है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन ये एडिशनल एडवांटेज है कोबाल्ट एसीटेट का कि उससे रिलेटिवली लेबाइल बनेगा। अगर जो है वो वाटर से भी स्टार्ट लें, मतलब एसिटिक एसिड बाद में डाल दें फॉर एसिडिक मीडियम, और वाटर से स्टार्ट ले लें तो भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी उसको बनने में। तो इसलिए एसिटिक एसिड को ही स्टार्ट में ले लिया जाता है और ब्लू कलर के सोल्यूशन से फिर जो है वो फर्दर उसके अंदर फर्दर स्टेप्स किए जाते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि कैन पोटेशियम नाइट्राइट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड पोटेशियम नाइट्राइट? आपने यहाँ पर दो रिएजेंट्स यूज़ किए, सोडियम नाइट्राइट एंड पोटेशियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट आपने क्यों यूज़ किया? एज अ लिगेंड और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और पोटेशियम नाइट्राइट क्यों यूज़ किया? एज अ काउंटर आयन। क्या आप इन दोनों की जगह पे, सोडियम नाइट्राइट पोटेशियम नाइट्राइट की जगह पे पोटेशियम नाइट्राइट को यूज़ कर सकते हैं? यानी ये दो रिएजेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों के बजाय अगर एक ही यूज़ कर लें तो ये आपको काउंटर आयन भी दे देगा और आपको लिगेंड भी दे देगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दे देगा। तो ये दो रिएजेंट्स यूज़ करने के बजाय अगर एक ही रिएजेंट यूज़ कर लें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो आपका ये प्रोसेस है, ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लास्ट स्टेप पे काउंटर आयन शामिल हुआ है। ठीक है, तो हम काउंटर आयन हमेशा लास्ट स्टेप पर ही ऐड करते हैं। अगर काउंटर आयन पहले से मौजूद होगा तो उस सूरत में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है कि कंप्लीट ना हो और वो पहले ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। तो अब अगर आप सोडियम नाइट्राइट की जगह पे पोटेशियम नाइट्राइट यूज़ कर लें तो क्या होगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी ये कोबाल्ट हेक्सानाइट्राइटो ना बना हो, ठीक है, बल्कि अभी ये 4 नाइट्राइट लगे हों या 5 नाइट्राइट लगे हों, तो उसको जितने भी काउंटर आयन रिक्वायर्ड हैं वो ऑलरेडी सोल्यूशन में मौजूद हैं पहले से, तो वो उसी वक्त ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाए हेक्सानाइट्राइटो में कन्वर्ट होने से पहले। तो उस सूरत में आपका हो सकता है कि डिज़ायर्ड कॉम्प्लेक्स ना बने, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स बने वो इम्प्योर हो, यानी किसी और कंपोजिशन का हो वो। तो इसलिए फिर काउंटर आयन हमेशा आपको लास्ट में ही देना है और इसी वजह से आप स्टेप बाय स्टेप ही यूज़ करते हैं इन दोनों को कंबाइन करके एक रिएजेंट पोटेशियम नाइट्राइट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें इसमें वे करनी होती हैं।
एक आपको कोबाल्ट क्लोराइड वे करना होता है जो कि 0.5 ग्राम रफली वे करते हैं, और इसी तरीके से सोडियम नाइट्राइट भी आप बिल्कुल रफली वे करते हैं। रफली से मुराद ये है कि पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट काफ़ी होते हैं और उनको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल रफ उनकी मेजरमेंट होती है वेइंग। फिर आप क्या करते हैं कि नाइट्राइट से उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं 10 ml वाटर में, ठीक है। तो वो भी रफली ही होता है, सिंथेसिस के दौरान जितना भी काम होता है वो सब रफ ही होता है, यानी विंग भी रफ होती है और वॉल्यूम्स वगैरह भी जो आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं वो भी रफ होते हैं। तो अब आपको सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन 10 ml में रिक्वायर्ड है, तो वो 10 ml किसी मेजरिंग सिलेंडर से डालने की ज़रूरत नहीं है, इधर बीकर पे ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। आप डायरेक्टली वॉश बॉटल से तकरीबन 5 to 10 ml वाटर में ये इसको डिसॉल्व करके स्टरिंग के साथ ये सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे सोडियम नाइट्राइट का, ठीक है। कोबाल्ट नाइट्राइट के साथ क्या करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10 ml मेजरिंग सिलेंडर से लेते हुए आप एक ड्राई बीकर के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। मतलब ड्राई बीकर, वाटर नहीं होना चाहिए। अगर वाटर होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वाटर होगा तो यहाँ पिंक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। जबकि वाटर नहीं होगा तो कोबाल्ट एसीटेटो डायरेक्ट बन जाएगा। तो वो आपके पास बेटर है उसको यूज़ करना, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रिएक्शन देगा आपको, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब आप इसके अंदर एसिटिक एसिड डालते हैं तो ब्लू कलर का सोल्यूशन आता है और इसमें कुछ कोबाल्ट क्लोराइड अनडिजॉल्व भी रहता है, ये सारा डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये इस कंडीशन में होता है, देन आप उसको फर्दर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके अंदर सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है, जो आपने प्रिपेयर किया होता है। जैसे ही आप सोडियम नाइट्राइट डालते हैं क्या होता है, रिएक्शंस हम देख चुके हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स इसमें से इवॉल्व होते हैं। क्यों इवॉल्व होते हैं, क्योंकि NO2 गैस यहाँ बन जाती है। जैसे ही नाइट्राइट कोबाल्ट से रिएक्ट करता है, कोबाल्ट 2 कोबाल्ट 3 में कन्वर्ट होता है, और साथ ही नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है, NO में, और देन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स आते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए आप उसको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए एग्जॉस्ट में प्लेस कर देते हैं ताकि जितने भी फ्यूम्स हैं वो रिमूव हो जाएं, और जब तक कि ये स्टेबल कंडीशन में ना आ जाए, यानी फ्यूम्स निकलना स्टॉप ना हो जाएं, आप इसको यूज़ नहीं करते हैं और उस एरिया से भी दूर रहते हैं। इस दौरान आप क्या करते हैं, जब तक कि ये स्टेबल हो रहा होता है, आप पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं 20 ml में। कैसे प्रिपेयर करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, वॉल्यूम आपको पता है कि 20 ml, तो आप यहाँ पे भी रफली ही वाटर ऐड करेंगे बीकर में विदाउट मेजरमेंट, ठीक है, अंदाजे से 20 ml वाटर, और देन उसके अंदर आप ये डालेंगे पोटेशियम नाइट्रेट और स्टरिंग करते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि वो डिज़ोल्व हो रहा है आप उसे डिज़ोल्व करते रहेंगे। जिस स्टेप पे आके उसने डिज़ोल्व होना बंद कर दिया, यानी वो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन रेडी हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का। देन आप उसको प्लेस कर देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि जो भी आपका अनडिज़ोल्व सॉलिड है वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो सोल्यूशन आपने यहाँ प्लेस किया हुआ होता है, जब ये स्टेबल कंडीशन में आ जाए, मींस कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है इसका और अब कोई फ्यूम्स नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने पोटेशियम नाइट्रेट का बनाया होता है, ऊपर से विदाउट शेकिंग आप इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, कोबाल्टी नाइट्राइट कॉम्प्लेक्स तो बना हुआ है कोबाल्ट का, लेकिन सोडियम के साथ है वो। तो जैसे ही उसको पोटेशियम मिलेगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी वॉशिंग वगैरह करनी होती है, तो वॉशिंग के लिए आप क्या करते हैं, इसके अंदर रफली, अब ये भी ग्रेजुएशन देखते हुए इसके अंदर 50 ml वाटर रफली ऐड करते हैं और उसके बाद इसे छोड़ देते हैं ताकि ये सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। ये काम आप क्यों करते हैं, ये वॉशिंग के लिए करते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर के लिक्विड में आ जाती हैं, फिर आप उसको ऊपर से डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी डिकेंट कर देते हैं लिक्विड को, और देन फिर प्रेसिपिटेट्स की फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये थोड़ा मुश्किल से इनकी फिल्ट्रेशन होती है। इसकी वजह ये होती है कि ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं इनका पार्टिकल साइज़ और फिल्टर पेपर का पोर साइज़ ये तकरीबन बराबर बराबर ही होते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ तो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो उनके पोर्स में जाके मतलब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो हो जाता है।
ठीक है। तो इसलिए अभी हम जो है वो इसका मैक्सिमम लिक्विड डिस्कार्ड कर देते हैं और बिल्कुल जब थोड़ा सा रह जाए तो आखिर में या पूरा डिस्कार्ड करके बहुत थोड़ा सा वाटर के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ज़्यादा लिक्विड के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं इसे और शेक करके यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। और उसकी वजह यही होती है कि स्टार्ट से ही अगर वो प्रेसिपिटेट्स इसके अंदर जो है वो इसके पोर साइज में जाके पोर्स जो फिल्टर पेपर के हैं उसके पोर्स में जाके इंटीग्रेट हो गए तो फिर वो फर्दर फिल्ट्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो एक तो ये वाली चीज़ है जो मुश्किल होती है इसमें, और दूसरा ये कि कुछ प्रेसिपिटेट्स उससे भी छोटे साइज़ के होते हैं जो इसमें से पास होने लगते हैं। तो उसके लिए फ़िल्टर पेपर डबल फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, यानी 2 पीसेस आप ले लेते हैं फ़िल्टर पेपर के और डबल फ़िल्टर पेपर लगा के और उसके थ्रू इसकी फ़िल्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है। फ़िल्ट्रेशन के बाद आप क्या करते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट आपको मिल गई है उसको आप अवन में ड्राई करते हैं। ठीक है। अवन में ड्राई करने के बाद आपकी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइड वो आपको मिल जाती है। ठीक है, येलो कलर के पाउडर फॉर्म में। देन आप इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करते हैं जो कि इसकी कैरेक्टराइजेशन का स्टेप है। ओके तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको इसकी लैब रिपोर्ट सबमिट करानी है। लैब रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, बस ये छोटा सा इसका फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट देना होगा, डेट होगी, थ्योरी लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है और पेज नंबर भी होना चाहिए। ठीक है। थ्योरी में क्या लिखेंगे, थ्योरी में आप यही बताएंगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो बनाने के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, कौन से स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, क्यों यूज़ करेंगे, आप वो स्टार्टिंग मटेरियल किस सीक्वेंस में उनको यूज़ करेंगे कि आपको आपका डिज़ायर्ड कॉम्प्लेक्स मिल जाए। इक्वेशंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। तो अब आप जो है वो इस फॉर्मेट पे इसकी लैब रिपोर्ट सबमिट कराएंगे।